एंड स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका बेसिकली सेक्शन 2 टू सेक्शन 9 तक कवर होता है। ठीक है, सो 2 से लेके 9 तक हमारा बाय दिस फ्राइडे इट विल बी डन, राइट। फिर आएंगे मेन आपका बैकबोन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 10, सेक्शन 11, 12, प्री कॉन्सेंट, ये सारे। ठीक है, सो लेट्स क्विकली रिवाइज क्या क्या किया था हमने। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली हमें किस चीज के लिए चाहिए होता है? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस होता है, सबके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स किस में आते हैं? सेक्शन 1 to 75, विच इज कॉल्ड एज पार्ट 1 ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या चीज स्टडी करते हैं? उसकी फर्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आपका आता है सेक्शन 2, सेक्शन 10 एंड ऑनवर्ड्स, राइट। देन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस में आती है आपकी? 30 से आगे वाले सेक्शंस में। देन इज एनफोर्सिएबिलिटी। ठीक है, ये सारे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। देन इज इनैक्टमेंट कब हुई थी? 25 ऑफ अप्रैल 1872। एनफोर्स कब हुआ था? दैट मीन्स लागू कब हुआ था? इनैक्टमेंट का मतलब है बना। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872, राइट। इसका लॉन्ग टाइटल क्या है? एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम में। ये बेसिकली दिस इज द रट्टा मटेरियल जो आपको लगाना है। सो पहले कितने होते थे हमारे? 4 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स उड़ा दिए गए हैं? सेल ऑफ गुड्स वाला और पार्टनरशिप वाला। दैट वाज इन 1930 एंड 1932, राइट। फिर हमारा आता है जम्मू एंड कश्मीर वाला, ये तो आप सबको पता ही है। देन वाज हमारी वो स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट थी? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें आपने ये वाली डायग्राम बनानी है इन केस इट कम्स इन मेंस, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें 2H फुलफिल हो रहा होता है और आपका सेक्शन 10 फुलफिल हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें ये दोनों चीजें एसेंशियल नहीं है वो आपका क्या रह जाता है? दैट इज एम्प्टी एग्रीमेंट। ठीक है, सो जो लॉ एनफोर्स करा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करा सकता वो प्लेन एग्रीमेंट होता है। फिर हमारी जो टर्म थी कौन सी थी? पैक्टा संट सर्वेंडा। क्या थी? यस, एग्रीमेंट को लागू करवाना। दैट मीन्स आपने जो वादा किया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। सारा बिजनेस लॉ इसी पे बेस्ड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या आप ये चीज करोगे, ये गुड्स प्रोवाइड करोगे। सो दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस, राइट। देन वी डिड एक अमेंडमेंट हुई थी आपकी, कौन सी? माइनर अमेंडमेंट आज तक इसमें हुई, दैट इज सेक्शन 28। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ते हैं इतनी सारी अमेंडमेंट्स है, कितना कुछ रट्टे लगाते हो, बट इन दिस लॉ वी जस्ट हैव वन माइनर अमेंडमेंट दैट वाज इन सेक्शन 28। उसके अलावा सेम टू सेम है जो 1872 में था और जो केस लॉज थे वही अभी तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं, राइट। देन हमारा ये लॉ क्या है? सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव क्यों है? क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं बताता, ये राइट्स एंड लायबिलिटीज बताता है। ठीक है, ये आप 2 पार्टीज का राइट्स एंड लायबिलिटीज डिस्कस करता है। देन वी हैड डन दिस इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या किया था हमने? इसकी एसेंशियल्स जो किस किस ग्रुप में आते हैं। सेक्शन 11-12 हमने एक फॉर्मूला किया था अगर आपको याद हो। सेक्शन 13-14 प्लस सेक्शन 23 प्लस सेक्शन 24 to 30। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू फुलफिल इन योर पेपर। अगर आपको पेपर में कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पे क्वेश्चन आता है, you will write section 10, section 2 subclause H. This is how your marks are divided. They put a check on that. हमारे पास जब आंसर की होती है हम ये देखते हैं सेक्शन 2H लिख दिया, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। एसेंशियल्स के बारे में लिखा, दैट इज सेक्शन 10। देन आपने इसी सीक्वेंस में एक्सप्लेन करने 11-12 इकट्ठे, 13-14 इकट्ठे, 23 एंड देन 24 to 30। ठीक है, दिस इज फॉर योर मेन्स। नेक्स्ट आता है हमारा कौन से अनलॉफुल एग्रीमेंट्स के 1-2 एग्जांपल्स। कौन से होते हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ अनलॉफुल? सेल ऑफ लिकर विदाउट लाइसेंस। अगर मैं बोलूँ आज से पढ़ाने का काम छोड़ देना, ठीक है, ठेके ले लेने हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लाइसेंस। इफ आई डू इट विदाउट लाइसेंस इज इट वैलिड इन इंडिया? नो। ठीक है, लेट्स से आप किसान को अडॉप्ट कर रहे हो किसी को और उसके बदले में पैसे भी ले रहे हो, इज इट अलाउड इन इंडिया? नो, बिकॉज ये सारी चीजें जो इंडिया में क्या है? अनलॉफुल।
कोई भी चीज जो इंडिया में इमोरल है, अनलॉफुल है, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट। ठीक है, फिर आया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने फॉर्मूला किया था, ऑफर, प्रपोजल। ठीक है, यही आपका मेन फॉर्मूला। उससे आपकी क्या बनती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से क्या बनता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब आप कंसिडरेशन ऐड कर देते हो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को अगर आप एनफोर्सिएबल बाय लॉ कर देते हो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। आपको ये सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। Hence these are the essentials that we are going to study for your syllabus। सबसे हमने पहले स्टार्ट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज क्या होती है, क्या फॉर्मेलिटीज होती है। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी स्टार्टेड दैट डे। हाँ जी, क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, बट हम प्रेफर क्या करते हैं, रिटन हो। ठीक है, कल को रौला रप्पा पड़ जाए तो आप रिटन के बेसिस पे उसको प्रूव कर सकते हो। ये हमारे कहने से नहीं है, दिस वाज इन द केस ऑफ रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी। ये केस आपका जगह जगह लिखना पड़ेगा आपको, सो यू हैव टू लर्न इट, रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था कि हमारी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। कौन सा केस था इसका, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ठीक है, जहां भी आप ये वर्ड लिखोगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, आपने ये केस का नाम लिखना ही लिखना है, बिकॉज माइंड यू व्हेन दे गिव यू मार्क्स, बेल्फर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई यू हैव टू गिव मार्क्स इसका रेफरेंस, राइट। फिर हमने कौन सा टॉपिक किया था नेक्स्ट, हाँ जी, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, काइंड्स में सबसे पहला हमारा क्या था, वैलिड। वैलिड कौन सा हुआ, जिसमें 2 सब क्लॉज एच भी है, सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल्स हैं, दैट मीन्स हमारा वो क्या है, वैलिड। लॉ में वो क्या चीज है, लागू। ठीक है, फिर हमारा आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज सेक्शन 2 सब क्लॉज जे। उसका मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, एनफोर्सिएबल था, बट ड्यू टू सम इवेंट वो क्या हो चुका है, वॉइड, इम्पॉसिबल हो चुका। लेट्स से आप किसी चीज का एग्रीमेंट कर रहे थे, वो एग्रीमेंट की जो मटेरियल था वही डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर खराब हो गया, दैट मींस दैट एग्रीमेंट वाज हैविंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ 2H ऑफ 10, बट वो क्या फर्दर हो गया है, वॉइड, राइट। देन हम एक करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू कमिट मिस्टेक्स इन दीज टू, अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए। हाँ जी, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, 2G में लिखा हुआ है, विच इज वॉइड एब इनिशियो। दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से ही खराब है, उसमें एसेंशियल्स है ही नहीं, उसको लॉ मानता ही नहीं है, उसमें 2H और 10 की बात ही नहीं आती, हम उसको अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं है। दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड एग्रीमेंट। कौन से होते हैं इसके 2 एग्जांपल्स, अगर आपको पेपर में हमेशा 2 तो लिखनी है आपको, माइनर एंड अनसाउंड माइंड। ठीक है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, अनसाउंड माइंड के साथ करो, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मैरिज, ये सारे लॉ अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, सो दे आर void। फिर आता है voidable, that is 2I। voidable कौन से होते हैं, हाँ जी, which is enforceable by law but which can be avoided। सिंपल इसको कैसे याद रखना है, जो भी फ्री कॉन्सेंट से नहीं बना that is voidable। ठीक है, जिसमें भी किसी में फ्रॉड, कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन आ गया, उसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, voidable है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ, बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड का मतलब क्या, आपके कंडक्ट से पता लग रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हो। यू गो टू अ रेस्टोरेंट, यू एंटर अ कैब, दैट मीन्स आप वो सर्विसेज लेना चाहते हो, सो दैट इज इम्प्लाइड, राइट। देन वाज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। कौन से थे, 2, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब हो चुका, खत्म, आपने सब कुछ कर दिया जो उसमें करना था। क्यूटरी का मतलब है अभी एक दो चीजें आपकी पेंडिंग है, राइट। देन इज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्डिनरी पे तो आएगा नहीं। ऑर्डिनरी कौन सा होता है, बिटवीन 2 और मोर पर्संस, जिसमें आप बैठ के बातचीत करते हो, लेट्स से मैंने और इसने आज कॉन्ट्रैक्ट करना है, वी विल नेगोशिएट, राइट। द अदर फॉर्म वाज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू ऑलवेज गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, स्टार्ट पुटिंग स्टार्स, आई विल गिव यू हिंट्स कि किस पे क्वेश्चन आता है।
एग्जामिनर्स की टेंडेंसी होती है कि वो उसी चीज पे आपको हर बार क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के. सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज वन ऑफ देम, वेरी इजी बट दे जनरली आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से होते हैं? इसमें आपको दो ही टर्म्स याद रखनी है बेसिकली, जिसकी टर्म्स होती हैं प्री ड्राफ्टेड, ठीक है, और क्या होती है अनइक्वल बार्गेनिंग. ठीक है, अब आप वो 17 वाली पर्ची याद रखनी है. 17 पार्किंग जाते हो, पर्ची के पीछे लिखी होती है कंडीशंस, आप रोज खड़े होकर पढ़ते तो नहीं उसे, बस दे आर प्री ड्राफ्टेड एंड दैट इज फॉर न्यूमरस पर्संस. आप उसको नेगोशिएट नहीं करते. दैट मींस यू हैव एन अनइक्वल बार्गेनिंग पावर. ठीक है, अनइक्वल है तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो वीकर पार्टी है उसको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन. जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आता है आपने लिखना है कि वीकर पार्टी को प्रोटेक्शन चाहिए होती है. सो हम कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं बना सकते जो कि क्या हो, अनरीजनेबल. ऑलवेज राइट दिस वर्ड एंड अंडरलाइन इट, हाफ ऑफ द वर्क इज डन. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए किसी पे भी कि उसमें कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी कर दी आपने, कोई एक दो टर्म्स ऐसी ऐड कर दी, किसी भी चीज में एयरलाइन टिकट्स वाले कर देते हैं ना, एग्जेम्पशन क्लॉजेस बना देते हैं बेसिकली. सो उसमें आपने ये लिखना है इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल. राइट, देन हमने स्टार्ट किया था आपका ऑफर. ऑफर में हमने आपके सेक्शंस पढ़ लिए थे कहाँ तक? हाँ जी, सेक्शन 2. ठीक है, 2A आपकी क्या बात करता है कि प्रपोजल क्या होता है. प्रपोजल में हमने डेफिनेशन की थी, वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. वो वाली आपकी डेफिनेशन. यहाँ से एक बंदा है वो दूसरे बंदे को सिग्निफाई करता है. क्या सिग्निफाई करता है? हिज विलिंगनेस. क्यों सिग्निफाई कर रहा है? उसका पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर. ठीक है, जब आप कोई भी चीज कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आपने सामने वाले की हाँ या ना लेनी है, देन ओनली इट इज अ ऑफर. अदरवाइज वो एक प्लेन इंक्वायरी होती है, दैट इज नॉट एन ऑफर. राइट, इसमें हमने आगे एसेंशियल्स क्या किए थे? हाँ जी, आप बताओ, आप लोग क्लासेस में थे. हाँ जी, क्या क्या एसेंशियल्स थे? तो रोज मैं ही नहीं रिवीजन करूंगी ना, आप भी करोगे. प्रीलिम्स तो आपने देना, मैंने थोड़ी देना. इसके बाद कौन से सेक्शन का रेफरेंस दिया था हमने? सेक्शन 9. 9 में क्या होता है? यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. ठीक है, वही चीज अभी जो हमने पढ़ी थी. देन वी डिड व्हाट वी डिड नेक्स्ट. 2 पार्टीज होती हैं, वन इज ऑफरर, द अदर इज ऑफरी. ठीक है, फिर हमने इसका एसेंशियल स्टार्ट किए थे. फर्स्ट एसेंशियल वाज सेक्शन 29. 29 क्या कहता है? सर्टेनिटी ऑफ ऑफर. आपने किसी बंदे को ऑफर करनी है कोई चीज तो आपको एग्जैक्ट सर्टेनिटी से कहना पड़ेगा. लेट्स से घोड़े के स्टेबल में खड़े हैं हम, हमारे पास कितने सारे ब्लैक हॉर्सेस, आप बोल रहे हो मैं इनमें से एक ब्लैक घोड़ा खरीदूंगी, दिस इज नॉट सर्टेन. ठीक है, यहाँ बोलो मैं 10,000 का या 20,000 का खरीदूंगी, वेदर इट इज सर्टेन? नो, इट इज नॉट सर्टेन. सो ऑफर के लिए एसेंशियल है कि उसकी जो टर्म्स है वो सर्टेन होनी चाहिए. सेकेंड क्या है कि वो कम्युनिकेट होनी चाहिए. ठीक है, पहले तो क्लियर इरादा होना चाहिए, सेकेंड वो कम्युनिकेट किया होना चाहिए. ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 4. ठीक है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. लेट्स से आपने किसी को चिट्ठी लिखी है, जब वो बंदा वो चिट्ठी पढ़ लेगा दैट मींस उसको तब वो चीज कम्युनिकेट हो चुकी है. राइट, इसका हमारा केस था कौन सा जिसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त. ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आते हो. दीज आर वेरी बेसिक केसेस. इसके जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं. कौन सा था? डिफेंडेंट का नेफ्यू चला जाता है, वो उसको ढूंढने के लिए सर्वेंट निकल जाता है उसका. राइट, अब इसमें क्या कंडीशन थी कि उसने जो नोटिस निकाला कि मैं पैसे दूंगा, वो उसने उसके जाने के बाद निकाला. सो यहाँ कौन सा एलिमेंट मिसिंग था? नॉलेज. ठीक है, यही आपको पेपर में स्टोरी आ जाए कि वो पहले पढ़ता है कि अच्छा वाह जी वाह पैसे मिलेंगे, फिर वो जाता है उसको ढूंढने के लिए, देन इट इज ऑपोजिट. दैट मीन्स इट वॉज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन. राइट, फिर आपका आता है नेक्स्ट ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर पे स्टार लगा लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वेरी छोटू सा स्वीटू सा टॉपिक, बट इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं. इसका सिर्फ आपने एक ही चीज याद रखनी है, जहां पे फाइनल विलिंगनेस के लिए
है आप नहीं बात कर रहे सामने वाले की, आपने फाइनल विलिंगनेस के एंगल से नहीं बात कर रहे, देन इट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, सामने वाले को उकसा रहे हो कि वो आपसे नेगोशिएट करे, राइट। जितने आपके बुक कैटलॉग्स होते हैं या आपके डमीज पे प्राइस टैग्स लगाए जाते हैं, ये सब चीजें किस लिए होती है कि आप आओ और सामने वाले को ऑफर करो, राइट। सो दैट इज बेसिकली एन इनविटेशन टू ऑफर। जिसमें आप फाइनल विलिंगनेस के लिए करते हो वो क्या होती है, बेसिकली ऑफर। So this is the only difference जो आपको पेपर में लिखना है whenever a question comes, of course with the case of Harvey versus Fessy। ठीक है, ये केस विद ईयर्स याद करना शुरू कर दो। अगर 2-3 बार इनके ईयर्स पढ़ोगे थोड़े 1-2 के तो रट्टे लगी जाएंगे। ठीक है, आई वुड से कि ना लिखो तो भी चल जाता है, लिखो तो क्यों ना लिखो। अगर आप रट्टा लगा सकते हो कंट्रीज लाइक दैट, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट केस कौन सा था, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश लिमिटेड। ठीक है, ये 2 केसेस हैं आपकी, अगर आप इसमें से एक याद रख लो तो भी बहुत है। यहाँ तक हमने उस दिन किया था, एक लास्ट टॉपिक हमने किया था काइंड्स ऑफ ऑफर। क्या थे हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या आता है हमारे दिमाग में, पहली चीज आती है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक मीन्स मैंने आपको ऑफर किया, आपने ये चीज खरीदनी है, आपने कहा चल खरीद लेते हैं, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। एक आता है हमारा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर कौन सा होता है, जो कार्लिल के केस में था, टू द पब्लिक एट लार्ज, दैट कैन बी थ्रू एडवर्टीजमेंट, टीवी पे ऐड हो सकती है, यूट्यूब पे ऐड हो सकती है, राइट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ जनरल ऑफर। देन नेक्स्ट वाज योर काउंटर ऑफर। अब आपको पुट अ स्टार हियर, क्वेश्चन इन दोनों के डिफरेंस पे आता है, काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। क्या फर्क था, हमने उस दिन याद है एग्जांपल पढ़ी थी। लेट्स से हमारी मम्मी सब्जियां खरीदती है, बोलती है ना, लेट्स से सामने वाले ने कहा इट इज ₹50 पर केजी, वो सामने से बोलेंगे नहीं ₹40 पर केजी। तो जो सामने वाले ने ऑफर रखी, आपने उसको काउंटर ऑफर रखी। तो इसका एक जो आपको एसेंशियल याद रखना वो क्या है, द ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। ठीक है, पुट अ स्टार ऑन दिस, इसी पे क्वेश्चन आएगा आपको ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस पे, जो भी स्टोरी आएगी। आई विल आल्सो गिव यू 2-3 स्टोरीज सो दैट यू कैन कोरिलेट इट टू योर पेपर। देन इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर कौन सी होती है, विच आर आइडेंटिकल ऑफर्स, सेम टाइम पे होनी चाहिए, विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन होनी चाहिए। ठीक है, एक ही घर की लेट्स से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने चिट्ठी लिखी, आगे से सामने वाले ने चिट्ठी लिख दी, वो क्या होगी, बेसिकली क्रॉस होगी। सेम एग्रीमेंट है, सेम टर्म्स है, सो दैट दे हैव क्रॉस्ड, सो इट इज क्रॉस ऑफर। लास्ट आती है आपकी स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को हम ओपन ऑफर भी कहते हैं। ओपन ऑफर कौन सी होती है, विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन। जैसे सरकार जब टेंडर पास करवाती है, कोटेशंस मांगती है, राइट, सो दे आर ऑल स्टैंडिंग ऑफर। अब हम कल आई थिंक हमने यहाँ तक किया, यू वर देयर इन द क्लास, है ना। लेट्स स्टार्ट विद कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। आज आपको कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक की आंसर राइटिंग करवाते हैं। आई विल टेल यू द केस एंड देन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू राइट एग्जैक्टली ऑन द फैक्ट्स ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। हाँ जी, if you have the similar fact like the Lam and Shukla, but in that case, suppose अगर जैसे बच्चा खो गया है, तो वो जो ऑफर होगा वो स्टैंडिंग ऑफर में आएगा जो रिवॉर्ड बाद में दिया है, मतलब स्टैंडिंग ऑफर इज फॉर अ गुड रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, इसमें तो आपका एग्जैक्ट स्पेसिफिक ऑफर ही होता है या जनरल ऑफर होता है। अगर आप ये जो केस की बात करो ना, इसमें जनरली इट इज स्पेसिफिक और जनरल ऑफर। अगर आप किसी को कह रहे हो कि अगर तू ढूंढ लाया तेरे को पैसे दूंगा, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। अगर आप बोलो कि मैं पैम्फलेट निकाल रहा हूँ, अगर कोई ढूंढ लाया, देन इट इज अ जनरल ऑफर, इट इज नॉट स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में हमने स्पेसिफिकली टेंडर, कोटेशन वगैरह के लिए ही कैटेगरी बनाई है, दिस इज नॉट कवर्ड अंडर स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, सो डोंट राइट दैट इन योर पेपर। In general offer also the person needs to be communicated the offer, then only it would be yes yes, जनरल ऑफर में नहीं होता, कम्युनिकेशन का इतना चक्कर नहीं होता, एक्सेप्टेंस में आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस का चक्कर होता है। ठीक है, आपका सेक्शन 8 क्या कहता है, इफ यू परफॉर्म द कंडीशंस देन इट इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेड। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफर के केस में तो होनी चाहिए ना, एडवर्टीजमेंट आप ऑफर तो करोगे, राइट, किसी तरीके से कन्वे तो करोगे, सो ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड इन एनी केस।
एक्सेप्टेंस में डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक में आपको करना पड़ता है कन्वे, उसमें अगर आप कंडीशंस फुलफिल कर लें, जैसे वो दवाई खा ली थी उसने स्मोक बॉल वाली, राइट, देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, एंड प्लीज डोंट राइट स्टैंडिंग इन योर पेपर। ये एक दो आई थिंक आपने मुझे पूछा तो मुझे याद है, एक दो मैंने पेपर्स चेक किए तो उसमें भी किसी ने लिखा था, एंड आई फॉरगॉट टू सर्कल दैट। आज करेंगे और मार्क्स काटेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आई कुड हैव स्किप्ड इट, बट हम इसको एक बार डिटेल में लिख लेते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग इसकी आज ही खत्म कर देते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम ऑन दिस। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सबको पता है इस केस के बारे में। इट इज जस्ट दैट कि हाउ यू राइट इट उसका फर्क है, फैक्ट्स एंड समथिंग आपको सब कुछ पता है। सो ब्रीफ में करेंगे। गिव द हेडिंग, दिस इज ऑन बेसिकली जनरल ऑफर, ठीक है। जहां भी आपको ये वर्ड आया आपको ये लिखना है। सो यहाँ आपके पास क्या थी, एक कंपनी थी जो मेडिसिन बनाती थी। कौन सी मेडिसिन? स्मोक बॉल, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो स्मोक बॉल है वो बेसिकली क्या करती है, दैट ट्रीट्स इन्फ्लुएंजा, राइट। What is this that they have kept so many glasses? आपके टीचर सारा पानी यही पी रहा है, right? So they said this medicine treats influenza. अब इन्होंने इसके लिए क्या किया, न्यूज़पेपर में बेसिकली they have put up an advertisement, right? यहीं से आपको हिंट मिल जाता, अगर आपको स्टोरी में कहीं भी एडवर्टीजमेंट या टीवी पे आया या पैम्फलेट निकाला, ठीक है, होर्डिंग पे कर दिया, सो दैट मीन्स दैट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ जनरल ऑफर, राइट। उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम रिवॉर्ड देंगे ऑफ 100 pounds टू एनीवन हु गेट्स इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन फॉर बेसिकली 15 days। पहला तो उन्होंने ये चीज बोली, प्लस उन्होंने क्या किया, दे पुट 1000 pounds इन अलायंस बैंक। अब बेसिकली आपकी सारी इसी की गेम है कि ये क्या क्या चीजें हुई थी। पहली चीज तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दी, ठीक है। दूसरा उन्होंने बैंक में पैसे डाले, राइट। फिर अब यहाँ पे आफ्टर सीइंग द एडवर्टीजमेंट मिसेस कार्लिल ने क्या किया, वो दवाई खरीदी और उसको यूज किया, राइट। नाउ आपने दो हेडिंग्स बनानी है। फर्स्ट की कंपनी ने क्या कहा, ठीक है, जब भी आपको पेपर में आएगा आपको बेसिकली यही डिस्कस करना होगा। दूसरा कोर्ट ने क्या कहा, देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, राइट। कंपनी ने क्या कहा कि देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। उन्होंने कहा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था भाई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। हर कंपनी, हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट पफिंग ऑफ गुड्स, right? They say something good about their goods, they have to enter into business, they have to do all these commercial transactions. So they said हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के साथ भी लीगल रिलेशनशिप एंटर करने की। सेकेंड पॉइंट यहाँ क्या था, that not made to a particular person, ठीक है। जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आता है आपको यही दो पॉइंट्स बेसिकली, जब आपको क्वेश्चन आएगा आपको हेडिंग डालनी होगी दैट लीगल इश्यूज रेज्ड क्या है। पहला लीगल इशू रेज्ड क्या होता है, दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकंड इंटेंशन क्या था आपका, बेसिकली नॉट मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इसकी जजमेंट क्या थी, हाँ जी क्या थी जजमेंट, डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक क्या है आपका, प्रूफ ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू द पब्लिक एट लास्ट। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। सॉरी, डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक बेसिकली शोज योर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकेंड, ऑफर कैन ऑल्सो बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। लास्ट में इसमें लाइन लिखो, in such cases there is no need for communicating acceptance there is no need for communicating acceptance
merely fulfilling the conditions of offer, merely fulfilling the conditions of offer leads to acceptance. Merely fulfilling the conditions of offer leads to acceptance. अब लिखो क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखो. राइट डाउन द क्वेश्चन. ये आपको पेपर में ना आई थिंक दिल्ली वाले पेपर में आया हुआ है 2 बार सेम. ठीक है, सो राइट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. कंपनी का नाम ही देख लो, फिगर करेक्शन कंपनी. राइट डाउन, फिगर करेक्शन कंपनी issues an advertisement. Figure correction company issues an advertisement in newspaper that any person who uses our latest invention fat loss, in accordance with the prescribed directions. Any person who uses our latest invention fat loss in accordance with the prescribed directions shall lose weight up to 15 kgs in 1 month. Full stop. The company shall pay an amount of rupees 10,000 to anyone who does not lose weight after using fat loss for 1 month as required above. अब इतना सारा कुछ देखने के बाद किसी 10 बंदों ने इसे खरीद लिया. प्लीज राइट डाउन. Fat loss was purchased and used by 10 persons according to the prescribed conditions, and all of them found out that it was absolutely ineffective. Full stop. Discuss whether these persons can claim the promised reward from the company. अब यहाँ जो आपके फैक्ट्स हैं, अगर आप नोटिस करो, फिगर करेक्शन कंपनी वहाँ आपकी थी स्मोक बॉल कंपनी. ठीक है, वहाँ आपकी स्मोक बॉल इन्फ्लुएंजा मेडिसिन थी. यहाँ क्या है? फैट लॉस वाली मेडिसिन है. राइट, सेम तरीके से उन्होंने एडवर्टीजमेंट की कि अगर आप खाओगे 15 kg लूज हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा जो हमने बैंक में डाल रखा है. नाउ दीज आर द सिमिलर कंडीशंस लाइक योर कार्लन वर्सेस कार्बोलिक. अब आपको इस पे क्वेश्चन 101% एक आधा पेपर में आता है. नाउ आई विल टेल यू द बेस्ट वे टू राइट द आंसर. पहले आप लोग मुझे बताओ आप इसका आंसर कैसे लिखोगे. आई जस्ट वांट टू सी हाउ यू विल राइट, देन आई विल टेल यू शॉर्ट तरीका कि अगर आपने ऐसे लिख दिया योर वर्क इज डन. ठीक है, सो फर्स्ट यू टेल मी, फ्रेम करो 3-4 पॉइंट्स, आप कैसे लिखोगे इसको. Even the ones who are sitting online today, please you can use the chat
द आंसर. सत्संग मत सुनना बैठ के, आंसर राइटिंग कर रहे हैं. सो प्लीज टेल मी व्हाट वुड यू राइट इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स. यूज द चैट बॉक्स. इफ यू वांट टू सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन सेंड इट ऑन माय नंबर ऑन व्हाट्सएप आफ्टरवर्ड्स. बट अभी कोशिश करो, अभी लिख के दे दो मुझे. Yes, Muskan. Agreement की definition. Okay. What next? ये आपने क्वेश्चन ऐसे लेके लिखना है कि आप फाइनल पेपर में बैठे हो और आपको ये पेपर में पूछा गया जिसमें आपके पास प्रेशर में सिर्फ मात्र 3-4 मिनट होंगे ये लिखने के लिए. डेफिनेशंस का टाइम नहीं होएगा वहां पे. क्या लिखोगे वो फ्रेम करो. जरूरत नहीं है. जब आपको किसी केस के फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपने बेसिकली इसको कार्लिल के आले द्वारा पीटना है. आपको सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. हाँ जी. व्हाट एल्स विल यू राइट? आप बताओ क्या लिखोगे इसमें. intention to create the legal obligation and offer was made to the board as to whether the case paper and as such no required communication for this. What are the 3 headings that you will make? First would be legal issue involved, second would be essentials, third क्या होगी? relevant case. Yes, Muskan, your answer is also correct. So basically हम इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. जिसने भी नहीं लिखा हुआ एक बार लिख लो. ये पेज आपके काम आएगा बिकॉज आपको इस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी लीगल इशू इन्वॉल्व्ड. This is how a paper checker who is checking your judiciary exam expects this from you. ठीक है. So first आपका legal issue involved में आप क्या चीज लिखोगे यहाँ पे? Whether there is a valid contract, whether there is a valid contract between 10 people and the company. ठीक है. सो आपका सबसे पहला लीगल इशू यहाँ पे क्या है जिसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? वेदर. जब भी आप पेपर में लिखते हो आपको वेदर करके लिखना है. ठीक है. ये आपने कोर्ट्स में भी देखा होगा. इन केस समवन इज प्रैक्टिसिंग और डूइंग लाइक दैट, तो जो आपकी लीगल कंटेंशंस बनती है हमेशा उसमें यही लिखा रहता है वेदर दिस दिस दिस, वेदर दिस दिस दिस. वो आप पेपर में भूल जाते हो. जब आप पेपर में आंसर लिखते हो सेक्शन दिस आप इससे स्टार्ट हो जाते हो. बट जब वो आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर इट लाइक एन एडवोकेट. ठीक है. सो आपने सबसे पहले लिखना है कि इसमें रौला गया है. पहली चीज रौला. सो वेदर देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 10 पीपल एंड द कंपनी. रौला सॉल्व होएगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है. अब आप सॉल्व कैसे करोगे उसमें आपने अपना बना लेना. मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ. पहली चीज आप कैसे सॉल्व करते हो आप देखोगे. इंटेंशन है यहाँ पे बिल्कुल है. ठीक है. ब्रैकेट में लिख लो कंपनी शैल पे ₹10,000. यहां से आपको क्या पता लग जाती है उसकी इंटेंशन. ठीक है. पुट अ टिक ऑन दैट. दैट मींस है. देन इज आपका सेकंड ऑफर है. बिल्कुल है. कौन से टाइप का ऑफर है ये? जनरल ऑफर. जो मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दे रही हूँ ये बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है 2 to 3 लाइंस. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता पेपर में इसमें. ठीक है. देन योर नेक्स्ट इज वैलिड एक्सेप्टेंस. राइट. वैलिड एक्सेप्टेंस है. बिल्कुल है. कैसे लिखोगे आप इसमें? परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस. ठीक है. जिसने वो बेसिकली दवाई खरीदी और खाई उसने उसको बेसिकली क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया. देन नेक्स्ट एसेंशियल क्या होता है हमारा? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? दैट यू पे एंड बाय द मेडिसिन. ठीक है.
उससे दूसरे वाले को क्या हो रहा है, बेसिकली एडवांटेज टू द कंपनी, ठीक है, एडवांटेज टू द कंपनी। सो ये सारे एसेंशियल्स आ गए, ठीक है। यू विल से ऑल दीज एसेंशियल्स आर देयर, देयरफॉर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट में आपने ये लाइन जरूर लिखनी है कि आप क्लेम कर सकते हो रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000। अब अगर आपने इस आंसर को फ्रेम करना हो, इट विल जस्ट टेक 3 मिनट्स, राइट। आप लोग पेपर में क्या करते हो, सारे सेक्शंस लिखने लग जाते हो, कार्लिल का केस भी लिखने लग जाते हो। यहाँ आप लास्ट लाइन में लिखोगे दैट दीज फैक्ट्स आर सिमिलर, वर्ड यूज करना है सिमिलर। एग्जामिनर को डिग्रेड नहीं करना कि तूने सेम ही पूछ लिया, ठीक है। यू विल से दीज फैक्ट्स आर सिमिलर टू द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, राइट। एंड में सैल्यूट ठोक देना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक को और बता देना कि हमें पता है कि तूने इसको चेपा है, सो वी आर आंसरिंग लाइक दैट। This is how you will write your answer and you will get marks definitely, right? Now let's come to 5 minutes for your prelims. रट्टे लगाते हैं पहले आपकी definitions, यहाँ तक जो हमने कर ली। एक पेज पे लिख लो ये सेक्शन सीक्वेंस में आपके, अगर आप नोटिस करो अभी तक जो हमने किया है। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए क्या है हमारा, ऑफर और प्रपोजल, ठीक है। फिर आता है 2 सब क्लॉज बी, क्या बताता है हमें, प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस, राइट। देन आता है हमारा 2 सब क्लॉज सी, क्या बताता है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। एक ही सीक्वेंस में है, लर्न करने आसान है, राइट। देन इज योर 2 सब क्लॉज डी, क्या चीज की बात करता है, कंसिडरेशन। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, 2 सब क्लॉज ई में वो एग्रीमेंट। यहां तक प्रीलिम्स के रट्टे लग जाने चाहिए। 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस एंड वो क्या बन गया, प्रॉमिस। 2C में हमने देखा वो कौन से दो बंदे कर रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए, सो दैट इज प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। 2D में हमने बात की कि उसमें कंसिडरेशन ऐड कर दो, तो 2E में क्या बन गया, बेसिकली एग्रीमेंट। देन हमने नेक्स्ट से कौन सा पढ़ा था, 2 सब क्लॉज F, क्या बात करता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। उस दिन भी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, लेट्स से आप कोचिंग के बारे में पूछने आते हो, आप सर से पूछते हो, बोलते हैं हाँ ये आपको कोचिंग मिलेगी। सो बेसिकली आपको, आप पैसे दे रहे हो, अगला आपको इस चीज की सर्विसेज दे रहा है, सो दैट इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा, सेक्शन 2 सब क्लॉज जी, जी क्या बात करता है, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। जितने भी वॉइड एब इनिशियो वाले हैं वो 2G में आ जाते हैं। आपको ऐसे रट्टे लगाने हैं फॉर योर प्रीलिम्स, बेयर एक्ट से मत किया करो, ऐसे अपने एक चंक बना लिया करो, 5-5, 6-6 इकट्ठे, राइट। देन इज योर सेक्शन 2 सब क्लॉज H, जिसमें सारा काम फतेह हो गया, वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। देन बचे 2 हमारे 2I, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको रट्टे लगाना आसान है, एग्रीमेंट पहले आ जाता है, ठीक है। सो दैट मींस 2G में वॉइड एग्रीमेंट है। कई लोग वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस याद करने में कंफ्यूज होते हैं, राइट। सो उसको याद रखने के लिए सीक्वेंस याद रख लो, 2G में वॉइड एग्रीमेंट है, पहले वो एग्रीमेंट होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंचता है, ठीक है। सो 2I में आ गया आपका वॉइडेबल, 2J में आ गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स, आई मेक सच 10-20 पेजेस फॉर योर प्रीलिम्स, आपको हेल्प करूंगी, उसमें से आपका सारा मटेरियल रेडी हो जाएगा। देन यू डोंट नीड योर बेयर एक्ट्स आल्सो, यू नीड देम, बट फॉर द इंडेक्स पार्ट दिस विल बी डन, राइट। अब शुरू करते हैं आज एक्सेप्टेंस, विच इज योर नेक्स्ट एसेंशियल। ऑफर की जो आपकी कम्युनिकेशन है, दैट आई विल डू विद द एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, बिकॉज आई नीड टू मेक सम चार्ट्स, उसमें आप लोग बहुत गलतियां करते हो। लेट्स स्टार्ट विद एक्सेप्टेंस टुडे। एक्सेप्टेंस में पहला फॉर्मूला सेम, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें 2 मिनट की एक डेफिनेशन है वो लिख लो। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी क्या बात करता है, लेट्स राइट डाउन। एक्सेप्टेंस मीन्स when the person to whom the proposal is made, when the person
to whom the proposal is made signifies his assent thereto, comma, the proposal is said to be accepted. According to section 2 subclause B, acceptance means when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, comma, the proposal is said to be accepted. Full stop. Next line, a proposal when accepted results in an agreement. ठीक है, बहुत सौखी डेफिनेशन है. सबसे पहले ऑफर थी, ठीक है. ऑफर से वो बेसिकली आप जब उसको यस कर देते हो, आप अपनी एसेंट दे देते हो. वो आपको ऑफर क्यों दे रहा था? क्योंकि वो आपकी एसेंट लेना चाहता था. ठीक है. लेट्स से आई से समवन विल यू मैरी मी. इफ यू से यस आई विल मैरी यू, व्हाट इज दैट? यस आई विल मैरी यू, दैट इज योर एसेंट. ठीक है. सो इसमें आपके कौन से सेक्शंस आते हैं? सेक्शन 2 सब क्लॉज बी. सॉरी, आपका कैन यू कॉल हिम? द पेन इज नॉट वर्किंग बेसिकली. हमेशा आपके बोर्ड पर कोई ना कोई चक्कर ही होता है. या आप रुको I'll use it like this. चल पड़ेगा. Section 2 subclause B, Section 3, Section 7, Section 8. ठीक है. So these are the sections which you need to refer in case a question comes on acceptance. 2B क्या बताता है आपको? Definition. ठीक है. 3 क्या बताता है आपको? Acceptance of proposal. Right? 7 क्या बताता है? That the acceptance must be absolute and unqualified. Right? 8 क्या बताता है कि किसी भी चीज में अगर आप उसकी कंडीशंस परफॉर्म कर देते हो तो वो क्या हो जाती है? एक्सेप्टेंस. अब आपको ये सारा पहले रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है. 2 चीजें यहाँ रट्टे लगाओ. सेक्शन 2 सब प्लस बी. ठीक है. और इसके कौन से सेक्शंस है? 3, 7, 8. राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एसेंशियल्स. सबसे पहला एसेंशियल क्या आता है आपका? इट शुड बी absolute and unqualified. Absolute and unqualified का मतलब क्या हुआ? ये absolute plus unqualified है. उसका मतलब है yes और no. ठीक है. यहाँ लिख लो yes और no. आप इस पे कोई भी conditions नहीं लगा सकते. Right? If I am asking you something, you have to give the acceptance as an absolute acceptance. ये नहीं कहोगे सोच के बता रहे हैं, अभी उधर भी बातचीत चल रही है, so that is not counted as a assent. It is counted as a assent when you say yes or no. Let's say अभी आप कोचिंग के लिए पूछते हैं तो बोलोगे 2 जगह भी और बातचीत चल रही है, अभी हम डेमो क्लासेस ले, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती. ठीक है. And no conditions have to be put. अगर आप कंडीशंस पुट कर देते हो तो वहां पे वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती. ठीक है. यहाँ 2 लाइन्स है, आप लिख लो प्लीज. सर छोटे छोटे नोट्स हैं इसके, वेरी शॉर्ट नोट्स. देयर शुड बी एन ऑफर बाय वन पार्टी. देयर शुड बी एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर by the other party in the same sense in which it was made. Full stop. Therefore, for valid acceptance, there must be ad idem. ADIDEM. Ad idem का मतलब क्या होता है? Concurrence of mind. ठीक है. अगर आपको लैटिन वाले भी समझ आ रहा बेसिकली क्या मतलब हुआ, सेम सेंस में. अगर मैं ये बोल रही हूँ आप भी उसी सेंस में उसको हाँ कर रहे हो, ओनली देन इट इज वैलिड एक्सेप्टेंस. सो हमारा फर्स्ट एसेंशियल क्या हुआ कि वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए जब आप हाँ बोल रहे हो और आप उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगाओगे. ठीक है. अब इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं. अब आपको डायरेक्ट चीज पे क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आपको इनडायरेक्ट पे आता है. राइट. 3 एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं? सबसे पहली आती है हमारी काउंटर ऑफर.
काउंटर ऑफर के केस में आप बेसिकली क्या करते हो, उसने बोला 50 रुपए किलो, आपने बोला 40 रुपए किलो, सो दैट मीन्स आपने उसकी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसकी काउंटर चीज रख दी। सो यहाँ पे भी आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो बट नॉट टू दी ओरिजिनल ऑफर, ठीक है। सो जो हमने प्रिंसिपल किया था, यहाँ लिख लो एक लाइन, एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन, acceptance with variation is no acceptance, acceptance with variation is no acceptance, comma, it is simply a counter offer, it is simply a counter offer, a counter offer puts an end to the original offer, a counter offer puts an end to the original offer। अब मैंने आपको 2 मिनट पहले ये चीज बोली थी, इस पे आपको क्या आता है क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द केस लॉ जिस पे आपको क्वेश्चन आता है, which is there in some books, which is missing in some books, so let's do that। बहुत सौखा केस है, सिर्फ आपको यही पॉइंट बताने के लिए ये केस था बेसिकली। So the name of the case is Haji Muhammad, Haji Jiva, Haji Muhammad, Haji Jiva versus Spinner, ठीक है। Haji Muhammad versus Haji Jiva Spinner, this was 1900 बॉम्बे, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को क्या करता है, ऑफर, ठीक है। You know what I am doing? This is not working. So जैसे अंधा लिख रहा होता है ना, I am writing like that. Either we can call him and get it corrected. This is the only option here. So that is why I am doing ऊपर नीचे, इसके ऊपर ही लिखती जा रही हूँ। There is always some issue with this. केस का नाम लिख लो, हाजी मोहम्मद, हाजी जीवा versus Spinner. This is 1900 बॉम्बे। सेम फैक्ट्स पे आपको स्टोरी आती है, जस्ट दे वांटेड टू प्रूव दिस लाइन की जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो क्या हो जाती है, लैप्स, ठीक है। ये नहीं चल रहा, ये देखो इसके ऊपर लिखा है, इट इज वर्किंग पर ये पेज पे नहीं आ रहा। बेचारा इसने पेज उठा लाया। ओके, इफ यू कैन राइट डाउन, यू राइट डाउन। यहाँ पे जो डिफेंडेंट ऐसे एरो बना के लिखना, डिफेंडेंट ने ऑफर किसको दिया, प्लेंटिफ को, ठीक है। देन सेकंड एरो बनाओ, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को एक सर्टेन टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी, ये ठीक है, थैंक यू, राइट। सो यहाँ पे क्या था आपका, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को ऑफर दिया था, राइट। अब यहाँ जो आपका प्लेंटिफ था उसने वापस डिफेंडेंट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, क्या चीज, सर्टन टर्म्स। लेट्स से हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। वो जो सर्टन टर्म्स थी वो बेसिकली क्या थी, विच वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल offer, which were not there in the original offer। अब अगर आपको इस केस पे स्टोरी आती है तो दे विल मेक अ स्टोरी दैट दे विल से कुछ जो 2 जने एग्रीमेंट कर रहे थे, बाद में उन्होंने उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट वाली थी वो पलट दी, ठीक है। सो दैट मींस दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन बेसिकली क्रॉस ऑफर, ठीक है, काउंटर ऑफर, सॉरी। सो इसके बाद आपका क्या हुआ, डिफेंडेंट हु इज द ऑफरर, वही था ना आपका ऑफरर, उसी ने ऑफर दिया था, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, राइट। मैंने कहा ये करेंगे, उस सामने वाले ने कहा ये नहीं ये करेंगे, तो जो मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, मैंने बोला भाई भाड़ में जा, मेरे को ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, राइट। सो मैंने क्या कर दी, कैंसिल। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट को कहा क्या, कम्युनिकेट कर किया अपनी एक्सेप्टेंस, ठीक है, किस चीज पे,
टू द ओरिजिनल ऑफर। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज हो भाई बिजनेस डूब जाएगा, यही करते हैं जो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस वो बोल रहा था ना बंदा, उसी को मान लेते हैं। ठीक है, सो आपने जो एक्सेप्टेंस भेजी वो किस चीज को भेजी, टू दी ओरिजिनल ऑफर। अब यहाँ फिर वो डी पूरा गरारीबाज है, उसने बोला नहीं, उसने फिर से मना कर दिया। तो यहाँ उसने केस फाइल किया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। अब आपको लाइन एक इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। जब भी पेपर में क्वेश्चन आया आपने वही लाइन को आले दुआले घुमाना है। सो बेसिकली हियर P's first acceptance, P's first acceptance, that means plaintiffs first acceptance with new terms was a counter offer which implied the rejection of the original offer. P's first acceptance with the new terms was a counter offer which implied the rejection of the original offer. अब आज हमने दो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। पहला तो हो गया आपका कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक। ऐसे जैसे आपका फैट लॉस वाला है, सिमिलर की कोई हम टेस्ट सीरीज जब बनाते हैं हम उसको बना देंगे फेयर एंड लवली थी, है ना, कोई ऐसी चीज कहेंगे जो इंडियन मास वुड रिलेट टू, राइट। फैट लॉस बोलो, हर बंदा पतला होना चाहता है, वो खरीदेगा खाएगा। दिस इज हाउ योर इंडस्ट्री प्लेज, राइट। फेयर एंड लवली, हर बंदा गोरा होना चाहता है, वो बोलेगा मैं लगाऊंगा, मैं गोरा हो जाऊंगा। सो ऐसे करके वी विल प्ले विद द फैक्ट्स। हम ही लोग बनाते हैं टेस्ट सीरीज, तो हम ऐसी स्टूपिड चीजें करते हैं, पर हमारा बेस क्या रहेगा, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक। सो व्हेनेवर यू आंसर, लास्ट में आपने उसका रेफरेंस देना। सेम आपका ये ऑफर पे आता है। अगर आपको ऐसे करके टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई, बाद में आपको बोला जाएगा कि जो बंदे जिसने एक्सेप्टेंस देनी थी उसने कहा कि नहीं ये नहीं मानूंगा, ये मानूंगा। और अगर पहले वाला बंदा मुकर गया, उसने कहा मुझे तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं, बाद में आप वो बंदे को कह रहे हो कि नहीं तेरी पहली कंडीशन मुझे मंजूर है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज आपकी जो पहली वाली ऑफर थी वो क्या हो जाती है, लैप्स। ठीक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको इस पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एक्सेप्शंस, दैट इज प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है ना, प्रोविजनल डिग्री आ गई जैसे कहते हैं। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल। ठीक है, सो बेसिकली प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल। अब इसमें एक ही कंडीशन होती है, पुट अ स्टार, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। इट डज नॉट ordinarily bind either party. It does not ordinarily bind either party until the final approval is given. Until the final approval is given. अब इसको सिंपल एग्जांपल से याद रखो। प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल। लेट्स से आप यहाँ कोचिंग के बारे में पता करने आते हो, ठीक है, या डेमो क्लास लेते हो, उसके बाद बोलते हो मम्मी ने पूछ के बस। हमारे घर में मम्मी डिसाइड करती है, वो क्या होता है, फाइनल अप्रूवल। जब तक आपने वो नहीं ले ली, ये आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। वैसे हमने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, उसके ये फर्दर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको क्वेश्चन किस चीज पे आता है, वो लिख लो। ठीक है, ज्यादा आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट इज जिसमें आपको क्वेश्चन आता है कंडीशंस ऑफ ऑक्शन सेल। कंडीशंस ऑफ ऑक्शन सेल, ये स्टोरी आती है आपको। लेट्स से वो क्या कहती है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर रही है, एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्टेंस of bid shall be subject to the confirmation of Chief Commissioner. Conditions of auction sale expressly provide that acceptance of the bid shall be subject to the confirmation of the Chief Commissioner.
ठीक है, आपने बिडिंग कर ली, उसके बाद आपने वहाँ कंडीशन लगा दी, वहाँ बोर्ड लगा दिया, एक एक्सप्रेस चीज लिख दी कि जब तक फाइनल ये चीफ कमिश्नर हाँ नहीं बोलता हम इस प्राइस को भी वैलिड नहीं मानेंगे, इस चीज की एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं मानेंगे। तो वो वैलिड कब होएगी? जब चीफ कमिश्नर की फाइनल एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जहां भी पेपर में आपको ऐसा कोई नाम आ जाए, चीफ कमिश्नर ये वो, जिसकी फाइनल एक्सेप्टेंस जरूरी थी, राइट, देन यू हैव टू रिमेंबर योर मम्मी की वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस में आता है। ठीक है, लास्ट आता है इसमें आपका टेंडर्स। टेंडर्स आपके उसमें तो काफी आता है ये सेमेस्टर्स में, बट इन पेपर्स एट टाइम्स दे आस्क, सो विल डू वन केस ऑन दिस सो दैट यू नो व्हाट इज टेंडर्स। ठीक है, टेंडर्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली स्टैंडिंग ऑफर। इसमें एक दो लाइंस है जो आपको याद रखनी है, पुट अ स्टार एंड राइट दोस लाइंस। अ कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस only when an order is placed on the basis of tender. A contract arises only when an order is placed on the basis of tender. पहले अब आप में से कोई जाना मुझे ये बताओ टेंडर होता क्या है और कैसे केसेस में होता है? पेपर में क्वेश्चन आता है इस पे कभी कभी रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। गवर्नमेंट ने जैसे रोड्स या कोई ऐसे स्पेसिफिक, यस, जैसे हम कहते हैं ना सीमेंट, ये वाले डीलर्स हैं, सबको हम कहते हैं टेंडर भर लो। ठीक है, आपका टेंडर वो प्राइस का देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ सीमेंट देख लेंगे, वो बोलेंगे कि इस बंदे का हम टेंडर फाइनलाइज कर देते हैं। सो टेंडर इज ऑलवेज फॉर योर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, इन सब चीजों में, इवन योर लिकर, सबके लिए आपके लाइसेंसेस के लिए आपका बेसिकली टेंडर भरे जाते हैं, पेट्रोल पंप्स एंड ऑल। सो वो जो टेंडर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? ये टेंडर की बात कर रहे हैं, व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर। अब आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो गया, सरकार ने कहा इस बंदे से रोड्स बनवानी है, इसका टेंडर फाइनलाइज कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब सरकार ने आपको फाइनलाइज करके आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया। दिस इज इन द केस ऑफ टेंडर। अब इसमें एक और लाइन है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आता है, दैट अ स्टैंडिंग ऑफर can be revoked before the order has been placed. A standing offer can be revoked or withdrawn before the order has been placed. ठीक है, जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, हमेशा यही केस पे क्वेश्चन आएगा, इसी को घुमा के क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बहुत सारे केसेस नहीं दूंगी कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जो मैंने रियलाइज किया है कि स्टूडेंट्स इस पे कई बार अवतार सिंह, भांग्या, इतनी मोटी मोटी बुक्स बैठ के पढ़ते रहते हैं, बट अगर आप नोटिस करो वो एक बेसिक चीज है, उसके एक एक केस है, अगर आपने वो केस समझ लिया उसी पे स्टोरी आएगी, आपने उसी को तोड़ मरोड़ के लिखना है। ठीक है, बट कभी भी ये नहीं लिखना कि सेम है, ऑलवेज यूज द वर्ड सिमिलर, बस इतना सा ध्यान रखना पेपर में। नाउ लेट्स डू द केस। इसका केस है आपका, ये आप सेमेस्टर्स में भी पढ़ते हो, राजेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। राजेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दिस इज AIR 1972 एमपी। ठीक है, इसके क्विकली ब्रीफ में फैक्ट्स करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी टेंडर होता है ज़्यादातर सरकार मांगती है। ठीक है, सो स्टेट यहाँ क्या कर रही थी? इनवाइटेड टेंडर्स, पॉइंट्स में लिख लेना, स्टेट इनवाइटेड टेंडर्स फॉर सेल ऑफ तेंदू लीव्स। स्टेट इनवाइटेड टेंडर्स फॉर सेल ऑफ तेंदू लीव्स। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ों के लिए हम बेसिकली टेंडर इनवाइट करते हैं। ठीक है, प्राइसेस मांगते हैं, मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तेंदू लीव्स क्या होते हैं बेसिकली? यस, बेसिकली ये बीड़ी टोबैको वाले जो आपके रैपिंग के लिए यूज होता है, उसके लिए हम तेंदू लीव्स यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपके ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस है ना, उसका एक एक फैक्ट का चीरहरण किया करो। अगर आपको नहीं पता ना, वो चीज गूगल करो, बट पता जरूर रखो, बिकॉज वो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे उसके सिमिलर बनाएंगे। अब यहाँ तेंदू लीव्स है तो कोई और ऐसा मटेरियल जो यूज करते होंगे उसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो। ठीक है, सो बेसिकली इसमें देन क्या हुआ, पिटिशनर जो था यहाँ पे, पिटिशनर ने क्या किया? सबमिट किया अपना टेंडर।
सरकार ने टेंडर मांगे, यहाँ पे राजेंद्र कुमार वर्मा इसने टेंडर भरा, ठीक है। सो पिटिशनर ने जब भर दिया, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, बिफोर द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर, he made an application withdrawing his tender, ठीक है। उसने पहले तो टेंडर भर दिया खुशी खुशी में, बाद में उसको लगा नहीं फायदा फूदा कुछ नहीं है, तो उसने क्या किया, जब तक टेंडर खुला नहीं था, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द टेंडर, हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, ठीक है। सो ये बंदे ने क्या किया, बिफोर इट वाज ओपन, उसने अपनी एप्लीकेशन भेज दी कि मुझे ये चीज नहीं करनी, साथ में उसने क्या किया, प्लस रिक्वेस्टेड that on the fixed date the tender be not opened, requested that on the fixed date the tender be not opened। उसने साथ में ये भी अपना इंश्योर कर लेंगे, बाई चांस मेरी चिट्ठी लेट हो गई, उसने बोला इस रिक्वेस्टेड डेट पे टेंडर मत खोलो प्लीज, ठीक है, और मेरे वाला कैंसिल कर दो, उसने सब तरीके से इंश्योर किया, राइट। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट ओपनड द टेंडर्स खुले होंगे तभी रौला पड़ा होगा, राइट। फिर उसकी माड़ी किस्मत, इट वो बीइंग द ओनली टेंडर, ठीक है, बीइंग द ओनली टेंडर, वो क्या हो गया, एक्सेप्ट। अब 10 होते उसमें से तो वो शॉर्टलिस्ट करते, राइट। अब यहाँ पे उसी का अकेले का टेंडर था, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बाद में जो पिटिशनर है वो रिफ्यूज कर रहा है किस चीज से, एग्जीक्यूट करने के लिए वो एग्रीमेंट, राइट। अब यहां से इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन करना है, स्टेट ने क्या किया, उसने सोल्ड द लीव्स टू समवन एल्स। अब और किसी का टेंडर तो था नहीं, सरकार के पास ऑप्शन नहीं थी, सरकार ने टेंडर खोल लिया, तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने वो जो लीव्स थे समवन एल्स को सोल्ड कर दिए एंड पिटिशनर पे क्या डाल दिया, केस, ठीक है। sued the petitioner to recover damages। उन्होंने कहा तेरी वजह से हमें नुकसान हुआ, हमें जल्दी जल्दी बेचने पड़े, हमारा नुकसान हो गया, तू अब डैमेजेस भर, राइट। अब यहाँ जजमेंट के 2 पॉइंट्स थे विच आर इंपॉर्टेंट, रादर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट था कि यहाँ पे जो ऑफर है वो क्या हो चुकी है, विड्रॉ, ठीक है, ऑफर हो चुकी है विड्रॉ। सेकेंड पॉइंट था, सो नो कॉन्ट्रैक्ट हैड अरिजन बिटवीन द पार्टीज, राइट। ऑफर विड्रॉ हो चुकी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। लास्ट लाइन लिखोगे, व्हेन द टेंडर्स वर ओपन्ड देयर वाज नो वैलिड ऑफर, ठीक है। When the tenders were opened, there was no valid offer। समझ आ गया, बहुत सौखा केस है। अब ये हमने क्यों किया, ये केस जुडिशरी के लिए क्यों किया है, बिकॉज आपको स्टोरी आ जाती है कि टेंडर कब विड्रॉ किया जा सकता है। बने पे तो आएगी नहीं, आप सेमेस्टर का पेपर तो दे नहीं रहे, आपको हमेशा स्टोरी इस पे आएगी कि एक ऑफर दिया टेंडर के लिए, वो किस लेवल तक आप विड्रॉ कर सकते हो, बिफोर प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने बिफोर प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर उसको विड्रॉ किया था। सो दीज आर द 3 एक्सेप्शंस। अब आप आओ नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ द एक्सेप्टेंस। एप्लीकेशन भी कम्यूट हो जाती है, तब भी मैम को एक्सेप्टेंस है कि बस ऑर्डर वाला एलिमेंट है इसमें। कैसे मैम की उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसके बावजूद उन्होंने ओपन कर दिया, तो अगर वो एप्लीकेशन ही कम्यूट हो जाती है और उसको एप्लीकेशन को बेसिस बना के, मतलब ऐसे कभी पेपर में क्वेश्चन आया नहीं, बट वैसे वैलिड वही आंसर है जो आप कह रहे हो, वैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि वो फिर रेवोकेशन हो जाता है। दैट इज इन द रेवोकेशन। बेसिकली जो हम नेक्स्ट सेक्शंस पढ़ेंगे वो रेवोकेशन का ही फॉर्म है, या आपको उसी पे स्टोरीज आती है, लॉस्ट इन ट्रांजिट, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, बट टेंडर पे नहीं आता। टेंडर पे बहुत सौखे क्वेश्चन आते हैं, टेंडर पे ही आता है कब विड्रॉ हो गया, बेसिकली दैट इज आल्सो रेवोकेशन ओनली, एग्जैक्टली, बट इफ इजी क्वेश्चन आएगा अगर टेंडर पे आएगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली नॉट देयर इन द सिलेबस, बट बिकॉज इट इज इन सेमेस्टर्स,
So that is why most of the books give reference to this. And हम एग्जामिनर्स भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो बना लेते हैं, ठीक है। इनको सौखा सा बड़ा फ्रेम करना बड़ा इजी है। फॉर टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली ऐसे बड़े प्यारे प्यारे हमें रट्टे लगे होते हैं, हम बार बार आपसे यही चीजें पूछते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। पहला हमने कौन सा पढ़ा था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। ये हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो हमने ऑफर में क्या पढ़े थे, सर्टेन होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, इनविटेशन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दे वर दी एसेंशियल्स। अब हम एक्सेप्टेंस के पढ़ रहे हैं, पहला क्या था, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, कोई कंडीशंस नहीं लगानी। सेकंड क्या है हमारा, इट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब बेसिकली यहाँ क्या हुआ, लेट्स से अगर आपने कहा है व्हाट्सएप से आप मुझे बात बता सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाए, लेटर के थ्रू आ जाए, फोन पे बतानी है, जिस भी मैनर में आपने प्रिस्क्राइब्ड किया है उसी में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड एसेंशियल आपका क्या आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये है जिसपे आपको क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये आपने सुने होंगे सेमेस्टर में भी केसेस आपके, mere silence does not amount to acceptance, explain, ये हर एग्जामिनर ये सौखे क्वेश्चंस हमसे पूछता था। फोर्थ आपका आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये आप मुझसे गारंटी ले सकते हो, अपने तजुर्बे से बता सकती हूँ, हमेशा आपको क्वेश्चंस 3 और 4 पे आते हैं। 1 और 2 को भाड़ में जाने दो, बेसिक समझ लो, बस इतना जरूरी है, उस पर एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं है। बट दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, दीज 2 पॉइंट्स। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कौन कम्युनिकेट करेगा, बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, ठीक है। एक्सेप्टेंस कौन दे रहा होता है, ऑफरी किसको दे रहा होता है, ऑफरर को, राइट। इट मे बी इन एक्सप्रेस फॉर्म और इट मे बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या हुई, रिटर्न हो गई, वर्ड्स हो गए, मैं व्हाट्सएप करके दे रही हूँ दैट इज रिटर्न, मेल कर रही हूँ, या फोन पे स्पोकन हो गई, राइट। इम्प्लाइड कौन सी हुई, हाँ जी कोई एग्जांपल है, फॉल ऑफ हैमर, यस, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल। अब आप नोटिस करो, जो आप एग्जांपल्स देते हो वही मैं लिखवा रही हूँ, वही आपको एक एग्जाम में मिलेंगे, वही आपको सारी बुक्स में मिलेंगे, वही पेपर में मिलेंगे। पता नहीं स्टूडेंट्स डरते क्यों हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। इट इज एग्जैक्ट घिसी पिटी चीजें जो 1872 से चली आ रही है, सिर्फ कुछ केस लॉज हैं, उन्हीं को आपने समझना है और उसी की सारी गेम है। गेम किस चीज की है, आपने उसको डिफरेंट कैसे लिखा, ठीक है। इफ यू राइट लाइक अ प्रोफेशनल इट वुड बी मोर अपीलिंग टू द आई। अगर आप एक सेमेस्टर वाले की तरह लिख रहे हो, सारे सेक्शन समझा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपके नंबर नहीं आएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसकी और क्या एग्जांपल होती है, लेट्स से आपने कोई चेक दिया किसी बंदे को, ठीक है, वो चेक आपने लगवा दिया, आपने उसको बेसिकली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राइट। सो कोई भी ऐसा कंडक्ट करना जिसको आप एक्सेप्टेंस में ले सकते हो। अब आते हैं हम इसकी लाइंस पे जो आपको आती है, mere mental determination to accept, mere mental determination to accept is not counted as acceptance. Mere mental determination to accept is not counted as acceptance. Let's say आप कोचिंग के बारे में पूछ के गए, आप बाहर गाड़ी में बैठे सोच रहे हो, बस डिटर्मिन्ड है, कर लेना, इसी महीने ज्वाइन कर लेना। What is that? That is mere mental determination. जब तक आपने उसको क्या नहीं किया, इंटीमेट, ठीक है। जब तक आपने उसको इंटीमेट नहीं किया टू दी अदर पार्टी, जितने मर्जी डिटर्मिन्ड हो आपकी 100% यही चीज करनी है, तब तक वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। अब ये मैं आपको स्टूपिड सा पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन आया था कि लेट्स से आपने ड्रॉर में वो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी रख लिया, आपने सोच लिया बस डन है काम, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड है नहीं। टिल यू हैव पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, आप उसको बताने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ये वर्ड ड्रॉर लिख लो, आपको याद आ जाएगा, इतने लंबे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पे आपको एक बार स्टोरी आई थी। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट जिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, साइलेंस, राइट। साइलेंस इज ऑलवेज देयर इन योर पेपर, जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, हेडिंग डालो मियर साइलेंस,
mere silence is no acceptance. सेमेस्टर में तो बस इतना सही आता है, क्यूट सा, that mere silence is no acceptance. explain. अब इसमें आपको मटेरियल क्या लिखना है, साइलेंस, दो चार लाइनें अच्छी अच्छी रटे लगा लो. साइलेंस डज नॉट पर से amount to communication. Silence does not per se amount to communication. इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, क्या है, if the terms of a contract actually specify, if the terms of the contract actually specify silence as a prescribed mode of acceptance, then it is valid. ठीक है, mere silence is no acceptance. That means silence per se communication में काउंट नहीं होती. कब काउंट होएगी, लेट्स से आपने यहाँ implied नहीं है, यहाँ वर्ड क्या है आपका, एक्चुअली एक्सप्रेस किया है आपने इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आगे से मेरे को ये चीज का जवाब नहीं आता तो इन दिस कोर्स ऑफ बिजनेस वी विल काउंट इट एज एक्सेप्टेंस. दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड एंड दैट इज द ओनली एक्सेप्शंस. ठीक है, अब आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग. इसके ऊपर फर्दर मटेरियल भी अभी आपको प्रोवाइड करेंगे, पहले 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दें. व्हेन इज कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का है. व्हेन इज कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी, व्हेन इज कम्युनिकेशन नॉट नेसेसरी, किस केस में होती है, हाँ जी, बार बार वही पॉइंट आ रहा है, ऑफर में भी वही आएगा, एक्सेप्टेंस में भी वो आएगा. बेसिकली क्या बात हो रही है यहाँ, जनरल ऑफर. ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिकेशन कहाँ जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन ऑफर की तो जरूरी होती है बट एक्सेप्टेंस की जरूरी नहीं होती. कहाँ, जहां वो ऑफर क्या होती है, जनरल ऑफर. जनरल ऑफर के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, एक बार हमने ये टेस्ट सीरीज में पूछ लिया, अगला बंदा घूम गया कि क्या पूछ लिया. सो बेसिकली वी आल्सो यूज द वर्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑलवेज कीप दोस टर्म्स जो इनकी पैरेलल टर्म्स होती है वो दिमाग में रखा करो. ज्यादातर हम यही वर्ड यूज करते रहते हैं, जनरल ऑफर, बट वी कैन आल्सो यूज द वर्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें कब होती है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज बाय कंडक्ट. पहली चीज तो ये इम्प्लाइड होती है, ये कंडक्ट से होती है. यहाँ आप लिखोगे एज पर सेक्शन 8. ठीक है, सेक्शन 8. लास्ट लाइन क्या है इसकी, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस. ठीक है, जब आपने उसकी कंडीशंस परफॉर्म कर दी वो आपका क्या हो जाता है, एक्सेप्टेंस. नाउ लेट्स स्टार्ट.